हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। फ्रेंड, आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट इंडिया जीके क्लास की भारत दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, यह एक मास्टर वीडियो है जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े प्रत्येक उस क्वेश्चन को लिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जम्मू और कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था, स्टेट था। वर्तमान में वर्ष 2019 में इसको क्या बना दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी जम्मू और कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटकर एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है। तो याद रखना, वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक स्टेट ना होकर एक यूनियन टेरिटरी है, यानी एक यूटी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी राजधानियों की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी बेसिक जानकारियों के बारे में। इसकी राजधानी क्या है, सीटें क्या हैं, उन बेसिक जानकारियों को आपको याद रखना है। देखिए, इसकी जो राजधानियाँ दो हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू और कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो श्रीनगर है, जो मई से अक्टूबर तक रहती है। और शीतकालीन राजधानी इसकी जम्मू है, जम्मू कश्मीर की, जो नवंबर से अप्रैल तक रहती है। जम्मू और कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा सीट हैं वो 107 हैं। एक बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि वर्तमान में हमारे 8 यूटी हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 में ही क्या है, विधानसभा है, जिनमें से पहला नाम आता है आपका दिल्ली, दूसरा पांडिचेरी और तीसरे है हमारे जम्मू और कश्मीर। यानी 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें केवल क्या है, जिनमें विधानसभा स्थित है। बाकी के अन्य जो 5 यूटी हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें विधानसभा नहीं है। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की लोकसभा सीट के बारे में। तो जम्मू और कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और जम्मू और कश्मीर में क्या है, जिले 20 है। यानी जब ये राज्य था तब इसके जिले 22 थे, लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो अब इसके जिले कितने हो गए, जम्मू और कश्मीर में 20 जिले हो गए हैं। अब एक चीज़ और समझनी है, मैं इसको मैप में आपको समझा देता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का मैप में क्या रोल है। तो मैप में आपको समझना ये है कि जो जम्मू और कश्मीर था दोस्तों, ये पूरा जम्मू और कश्मीर का मैप है, आपको दिख रहा है। अब जो जम्मू और कश्मीर जब ये राज्य था तब ये उसका ये मैप था। लेकिन देखो, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। यानी आपको यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इतना इतना हिस्सा, ये निचला हिस्सा दिख रहा है, ये जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। और बाकी का जो ये हिस्सा पूरा पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा हिस्सा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये लद्दाख है। यानी ये तो हो गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और ये निचले वाला हो गया जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें भी आपको याद रखना कि जो ये लद्दाख है, इस लद्दाख के इतने हिस्से पर, यानी यहाँ से जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, इतने हिस्से पर पीओके ने कब्जा कर रखा है। इधर से जम्मू कश्मीर के भी इतने हिस्से पर किसने कब्जा कर रखा है, पीओके ने कब्जा कर रखा है। जो ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये पीओके के अधिग्रहण में है, पीओके ने इस पर कब्जा कर रखा है, पीओके के अंडर में है इस समय। यानी इस पर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। इधर भी अगर लद्दाख के इस हिस्से पे बात करें तो लद्दाख का जो ये वाइट कलर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये भी लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन इस पर वर्तमान में चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इसको हम पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं और इसको भी हम पीओके के नाम से जानते हैं। पीओके का मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के अधिकृत वाला कश्मीर है, पाकिस्तान के अधिग्रहण में रहने वाला कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो याद रखना दोस्तों कि हमारे लद्दाख का करीब बहुत सारा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से ये पाकिस्तान ने अधिग्रहित कर रखा है, यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। और इधर से लद्दाख का ये हिस्सा चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसमें चीन का कब्जा है, जिसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ये हमारा हो गया जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें ऊपरी जो ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है ये आपका कश्मीर है, और जो येलो कलर का दिख रहा है ये जम्मू है, और आपको आसमानी कलर में दिख रहा है ये अविभाजित लद्दाख का नक्शा है। आप समझ गए होंगे यहाँ से क्या क्या मैटर है पूरा पूरा। यानी पूरा मैप तो वैसे जम्मू लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, लेकिन इस पर पीओके ने कब्जा कर रखा है इधर से, और इधर से क्या है, इस पर कब्जा अक्साई चीन का, यानी चीन ने कब्जा कर रखा है। पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जम्मू और कश्मीर राज्य को, पहला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू और कश्मीर राज्य को किस अधिनियम के तहत 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। यानी कौन सा अधिनियम था जो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। जो पहला, उस अधिनियम का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019।
यह 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ था, यानी 5 अगस्त 2019 को यह अधिनियम बनाया गया था। 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा हुई थी। किस अधिनियम के तहत? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य को किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया? तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, वो थे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व लद्दाख कब अस्तित्व में आए? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश क्या हुए? अस्तित्व में आए। इनका कंप्लीटली निर्माण हुआ। इनको बनाने के यानी इनको अलग कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लेकिन इनका कंप्लीटली निर्माण कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को इनका निर्माण हुआ, यानी अपने अस्तित्व में आए पूर्णतः कंप्लीटली। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख कब अस्तित्व में आया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए, कब निर्मित हुए थे? 31 अक्टूबर 2019 को। और इनको किस अधिनियम के तहत किया गया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 5 अगस्त 2019 को इनको अलग करने की, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। अब 31 अक्टूबर 2019 को ही जब ये जम्मू और कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का कंप्लीटली निर्माण हुआ, तो ये बात आपको याद रखनी है। 31 अक्टूबर को क्या है, ये बात आपको ये भी बात याद रखनी है। 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। और इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि 5 अगस्त को तो क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लागू हुआ था, पारित किया गया था, और इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर 9 अगस्त को कर दिए थे। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। संसद की लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 370 वोट पड़े थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो अधिनियम लागू हुआ था, जो बिल आया था, उस बिल के पक्ष में संसद में कितने वोट पड़े थे? 370 वोट पड़े थे। और यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर कि जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को कब समाप्त कर दिया गया। ये बात भी याद रखना कि जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा राज्य था जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों थीं। तो 16 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था, और यहाँ पर अब केवल विधानसभा ही लागू है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सन 1947 तक जम्मू कश्मीर पर किन शासकों का शासन था? तो सन 1947 तक जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासकों का शासन था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने 26 अक्टूबर 1947 को, यानी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो महाराजा हरि सिंह ने। इस बात आपको समझनी है कि महाराजा हरि सिंह ने ही भारतीय संघ में जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया था उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं के हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर को क्या किया गया था? भारत में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? मैंने अभी बताया था, अनुच्छेद 370 के तहत भारत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था पहले, लेकिन वर्तमान में ये अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। ये विशेष दर्जे वाला जो काम था ये समाप्त कर दिया गया है, और ये अनुच्छेद 370 संविधान के भाग 21 में मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 संविधान के किस भाग में उपस्थित है? तो आपको बता देना है अनुच्छेद भाग 21 में उपस्थित है। और याद रखना कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, और इस विशेष राज्य के दर्जे को कब समाप्त कर दिया गया? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किन अनुच्छेदों के तहत जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य की श्रेणी में आता था? तो अनुच्छेद 370 के तहत एवं अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य की श्रेणी में आता था। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ था? तो अनुच्छेद 370 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, और 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया गया। ये भी बात याद रखनी है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ? अनुच्छेद 35A कब लागू हुआ था? 14 मई
1954 को राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा अनुच्छेद 35A को लागू किया गया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन था जिसका अपना अलग संविधान था? तो वो भारत का एकमात्र राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसका क्या था, अपना अलग संविधान था। ये बात अच्छे से याद रखनी है। मैंने अभी बता दिया था कि अनुच्छेद 370 और 35A के तहत इसको क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यह संविधान, जो ये जम्मू कश्मीर का संविधान है, विशेष अलग संविधान था, तो यह संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का, और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संविधान को क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब जम्मू और कश्मीर में यहाँ शेष नियम किसके लागू होंगे, भारत के नियम कानून लागू होंगे। ये बात याद रखनी है। तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका क्या था, अलग संविधान था, और ये संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 को, और समाप्त कब हुआ, 5 अगस्त 2019 को। अब जम्मू और कश्मीर में भारत का ही संविधान लागू है, ना कि इसका अपना अलग संविधान। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक कौन थे? तो ये बात याद रखना है, जम्मू कश्मीर जब अनुच्छेद 370 और 35 थे, तो इसके अंतर्गत 1954 से पहले जो जम्मू कश्मीर में बसे थे उनको जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक माना जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान वाले खंड को हटा दिया? 5 अगस्त 2019 को मैंने बताया है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान भी, उसका जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, वो उसको भी समाप्त कर दिया गया, और शेष नियम भारत के लागू कर दिए गए वहाँ पर। तो याद रखना, राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करके ये किया था, अनुच्छेद 370(1). यानी ये अनुच्छेद 370(1) क्या प्रावधान करता है, इस अनुच्छेद 370(1) के तहत राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के किसी भी नियम में कोई भी बदलाव कर सकता है कभी भी। ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान के अंतर्गत इस प्रावधान की शक्तियों का प्रयोग करते ही राष्ट्रपति ने क्या किया, अनुच्छेद 370 को और जम्मू कश्मीर के जो विशिष्ट राज्य के दर्जा था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, इसी की जो फैक्ट हैं इसके बारे में देख लें इस क्वेश्चन के। यह विशेष प्रावधान राष्ट्रपति के आदेश से ही 1954 में किए गए थे। मैंने अभी बताया था आपको कि अनुच्छेद जो 35 था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लागू किया था, श्री राजेंद्र प्रसाद ने लागू किया था, और उसको वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको क्या कर दिया गया है, विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है, और उसका जो विशेष संविधान था, अलग संविधान था, उसको भी समाप्त कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को ही अनुच्छेद 370 के खंड 2 को भी समाप्त कर दिया गया, जिसमें राज्य की संविधान सभा का उल्लेख था। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि कश्मीर के जो संविधान सभा थी उसका उल्लेख किस में मिलता था, अनुच्छेद 370 के खंड 2 में मिलता था, और अनुच्छेद 370 के खंड 2 को भी राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि अनुच्छेद 370 लागू होने के कारण जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितना था, तो 6 वर्ष था। जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था तो उस समय उसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, लेकिन वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंड 1। ठीक है, अनुच्छेद 370 का खंड 1 यानी खंड ए अभी भी लागू है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के किसी भी नियम में बदलाव कर सकता है, अब भी या पीछे भी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में स्थान कौन सा है। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में स्थान है 22वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान दृष्टि से। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़े जिले की बात हो रही है अब। तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है लेह, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। इससे पहले क्या था, कच्छ था, गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला था भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण अब जो लेह है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो गया है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला बन गया है कच्छ। ठीक है, जो पहले था। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे। यानी वर्तमान में जो उनके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं, लेकिन उनके पहले उपराज्यपाल जब 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके पहले उपराज्यपाल कौन बने थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। वो राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश व पंजाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, एक के साथ लगती है, उसका नाम है लद्दाख। ठीक है,
ये बात याद रखनी है। तो याद रखना कि जम्मू कश्मीर का जो निचला हिस्सा है वहाँ से हिमाचल प्रदेश और इधर से पंजाब लगता है, इधर से हिमाचल प्रदेश लगता है और ऊपर से कौन लगता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण किसे भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको बता देना है कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को सिटी ऑफ लक्ष्मी कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ लक्ष्मी किस शहर को कहा जाता है। इसके अलावा सिटी ऑफ टेम्पल्स किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखना जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ लक्ष्मी, सिटी ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, मंदिरों का शहर और लक्ष्मी का शहर किसको कहा जाता है, जम्मू को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण करवाया था कारकोट वंश के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़। इन्होंने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कल्हड़ द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसके रचनाकार कौन है, कल्हड़ हैं, और इनके द्वारा रचित इस ग्रंथ में यानी राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है, ये बात आपको समझनी है। तो याद रखना कि कश्मीर जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कल्हड़ का जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है ये देख लो। तो राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, अर्थात हम कह सकते हैं राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम क्या था, यानी राजतरंगिणी में कश्मीर का क्या नाम बताया गया है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर को कश्यप मेरु के नाम से संबोधित किया गया है। और एक कश्यप मेरु कौन थे, ब्रह्मा के पुत्र महर्षि ऋषि के कौन थे, पुत्र थे कश्यप मेरु, और इन्हीं के नाम पर क्या इसका नाम क्या पड़ा था, कश्मीर पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग व श्लोक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं और लगभग 8000 क्या हैं, श्लोक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑरेल स्टीन ने किसके सहयोग से राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद कराया था। तो याद रखना पंडित गोविंद कौल के सहयोग से ऑरेल स्टीन ने क्या किया था, राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय राजतरंगिणी एक अलग से ग्रंथ है। द्वितीय राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था। तो द्वितीय राजतरंगिणी नामक जो इतिहास ग्रंथ है वो पंडित जॉन राज ने लिखा था। ये भी कश्मीरी इतिहासकार हैं, कश्मीर के एक इतिहासकार हैं पंडित जॉन राज। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी नामक क्या लिखा था, इतिहास ग्रंथ लिखा था कश्मीर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी में इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासिका किसको बताया गया है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी दिद्दा को बताया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास की सबसे महिला शासिका कश्मीर की कौन थी, कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार दिद्दा थी, रानी दिद्दा। ये रानी दिद्दा थी, ये लोहार वंश की तो राजकुमारी थी और उत्पल वंश की क्या थी, शासिका थी। इनके पति का नाम क्षेमेंद्र गुप्त था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रानी दिद्दा किस राजवंश की महिला, किस राजवंश की रानी थी। तो आपको बता देना है उत्पल वंश की क्या थी, रानी थी, शासिका थी। लेकिन बात करें राजकुमारी किसकी थी, तो ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, ये पुस्तक का नाम है, नामक ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखा था, दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है पुस्तक। तो आशीष कौल ने इस पुस्तक को लिखा था दिद्दा के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में कश्मीर की चुड़ैल रानी व लंगड़ी रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इतिहास में कश्मीर की चुड़ैल रानी और व लंगड़ी रानी के नाम से रानी दिद्दा को जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कल्हड़ किसके दरबार में रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल्हड़ लोहार वंश के शासक हर्ष व जय सिंह यानी दोनों शासकों के दरबार में रहे हैं, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, यानी कल्हड़ के बाद में इस राजतरंगिणी को कंप्लीट किसने किया था, बिलहड़ व मेरुतुंग ने कंप्लीट किया था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कश्मीर के हिंदू राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे। तो कश्मीर के हिंदू राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़, जिन्होंने कश्मीर का मार्तंड मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए,
कि बुर्ज़होम संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले थे, यानी बुर्ज़होम संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी, तो याद रखना झेलम घाटी में विकसित हुई थी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि बुर्ज़होम संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भुर्ज वृक्ष के छाल पर लिखी ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ पाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन भी होगा आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बड़ी एग्जामों में कि भुर्ज वृक्ष के छाल पर लगी ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ मिली थी, तो कश्मीर में मिली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडल वन में, और जो कश्मीर में अवस्थित है कुंडल वन, सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है कश्मीर का शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनवाया था, तो याद रखना कश्मीर का जो शालीमार बाग है वो जहांगीर ने बनवाया था, और निशात बाग उसकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। बात अच्छे से समझ लेना। अगला, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों की तीनों अच्छे से इनको आप याद रख लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये कश्मीरी मृग हैं जिनको कस्तूरी मृग भी कहते हैं, हंगुल भी कहते हैं। इनके नाम, इन कश्मीरी मृग के लिए जो प्रसिद्ध दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है, जो कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 अन्य नेशनल पार्क और हैं, जिनमें से एक है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और एक गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य। सोनमर्ग वन्यजीव अभयारण्य भी है यहाँ पर, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो याद रखना है कि दाचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, गुलमर्ग वन्यजीव अभयारण्य, ये चारों की चारों कहाँ पर स्थित हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये तीनों चारों क्वेश्चन जितने भी मैं बताने वाला हूँ अब, ये सब की सब पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ये बात याद रखनी है। और ये जास्कर श्रेणी में, यानी हिमालय की जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला, उसकी जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। कौन सा, जोजिला दर्रा। यहाँ से ये भी पूछेगा कि जोजिला दर्रा किनको जोड़ता है, लेह एवं श्रीनगर को। ये भी पूछ सकता है कि जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो आपको बता देना जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि जवाहर सुरंग के नाम से किस प्राकृतिक दर्रे को जाना जाता है, यानी जवाहर सुरंग जो नाम है ये किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है, तो आपको ये बता दूँ ये बनिहाल दर्रे को दिया गया है, और ये बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनिहाल दर्रे को अब किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित था, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित था, ये भी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जवाहर सुरंग किन को जोड़ती है, यानी जो बनिहाल दर्रा है जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, इसको ये किसको जोड़ता था, ये श्रीनगर व जम्मू को जोड़ता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो जवाहर सुरंग है, यानी बनिहाल दर्रा है, जिसको हम 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है सड़क सुरंग की, जवाहर सुरंग की, ये बात याद रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अगर पूछता है ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो आपको याद रखना कि सड़क सुरंग की बात करें अगर, तो सड़क सुरंग में आपको बता देना जवाहर सुरंग, जो कितनी लंबी है, 2.5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी रेल सुरंग कौन सी है, तो आपको बता देना है कि रेल सुरंग पीर पंजाल दर्रे में अवस्थित है, जो काजीगुंड से श्रीनगर तक जाती है, 11.3 किलोमीटर है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, सबसे लंबी रेल सुरंग है ये पीर पंजाल दर्रे में, जो काजीगुंड से श्रीनगर तक है, 11.3 किलोमीटर इस रेल सुरंग की क्या है, लंबाई है। अगला है भारत से कश्मीर घाटी का एकमात्र स्थलीय संपर्क है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था, तो जवाहर सुरंग है भारत का कश्मीर घाटी से एकमात्र स्थलीय संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो आपको बता दूं बृहत हिमालय व पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में क्या है, कश्मीर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्रा
भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है? तो आपको बता दें बुर्जिल दर्रा। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो नियंत्रण रेखा है, पीओके के बीच में एलओसी और एलओसी स्थित है, उसके बीच में ये बुर्जिल दर्रा स्थित है और ये जो बुर्जिल दर्रा है बृहद हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बुर्जिल दर्रा जोड़ता है तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे गिलगिट है, जिस पर गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, उसको और श्रीनगर को यानी जोड़ता है ये। ठीक है, कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है तो बुर्जिल दर्रा है। कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में आवागमन का पारंपरिक मार्ग, ठीक है, इसी मार्ग से होकर कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में व्यापार होता था पहले। अगला क्वेश्चन है, हरमुख पर्वत कहाँ अवस्थित है? हरमुख पर्वत जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना, एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो श्रीनगर में अवस्थित है। अगला, विश्व प्रसिद्ध डल झील कहाँ पर है? तो विश्व प्रसिद्ध डल झील कहाँ पर है? श्रीनगर में अवस्थित है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वुलर झील कहाँ पर है और डल झील कहाँ पर है, तो दोनों श्रीनगर में अवस्थित है, जिसमें वुलर झील क्या है? एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट द्वारा 17वीं शताब्दी का प्रतिष्ठित पुल ऊट कंडाल का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है और यह पुल कहाँ पर है? तो यह पुल जो ऊट कंडाल पुल है, इस डल झील पर अवस्थित है, श्रीनगर में। ठीक है, डल झील पर ऊट कंडाल नामक पुल अवस्थित है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए दोस्तों, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये बात याद रखनी है। और जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तवी नदी के तट पर अवस्थित है। नागिन झील कहाँ अवस्थित है? जम्मू में। अगर पूछ लिया जाए कि नागिन झील कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन अटपटे होते हैं, हमारे लिए नए भी होते हैं, तो आपको बता देना नागिन झील जम्मू में अवस्थित है, जम्मू तवी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बेसिक जानकारियाँ हैं भले ही, पर इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, बगलीहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है। तो याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है, बगलीहार पन विद्युत परियोजना ये चर्चा में भी रहती है और ये जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, चिनाब नदी पर। ठीक है, किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। अब देखिए, चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो चर्चा में रहने के कारण मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। किसको लेकर? बगलीहार पन विद्युत परियोजना को लेकर। पाकिस्तान इसे क्या बताता है कि सिंधु नदी जल समझौता का क्या उल्लंघन बताता है, जो ये 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता, इसका क्या बताता है? उल्लंघन बताता है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है? बगलीहार पन विद्युत परियोजना को लेकर क्या है? विवाद चल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित थी, पहले विवादित थी, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर में है, ये किशन गंगा नदी पर है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना। क्योंकि जब ये विवादित थी तो इसका फैसला कहाँ पे गया था? इसका मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2014 में इसका जो फैसला था वो भारत के पक्ष में दिया है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर में तुलवुल और उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर में जो तुलवुल और उरी परियोजनाएं वो झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि तुलवुल और उरी परियोजनाएं कहाँ चल रही हैं? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? झेलम नदी पर। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर की अन्य परियोजनाओं के बारे में भी जान लीजिए। तो जम्मू कश्मीर की अन्य जो परियोजनाएं हैं, एक तो है दुलहस्ती बांध परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। एक पाकल डल बांध, ये भी चिनाब नदी पर है। एक है सलाल बांध परियोजना, ये चिनाब नदी पर है। तो याद रखना कि सलाल बांध और ये दुलहस्ती बांध, ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इस दुलहस्ती बांध कहाँ पर है, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य, किसका? केसर का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य और केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देश का सबसे बड़ा गुलाब बाग केसर उत्पादक कौन है? तो याद रखना, देश का सबसे बड़ा गुलाब बाग केसर उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जम्मू कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र कंडी पट्टी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी तथा अर्धपहाड़ी जो मैदान है कश्मीर का, उसको कंडी पट्टी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ जहाँ बर्फ द्वारा स्वयं निर्मित शिवलिंग गुफा वाला मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो अमरनाथ का जो मंदिर है ये जम्मू कश्मीर में है और बृहद हिमालय की श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है वैष्णो माता का मंदिर, और यहाँ पे खूब जो यात्री हैं माता के दर्शन के लिए जाते हैं, पर्यटक काफ़ी घूमने भी आते हैं यहाँ पर। अगला है भारत सरकार ने कश्मीर से बाहर केसर उगाने की अनुमति किस राज्य के लिए दी है? तो याद रखना सिक्किम के लिए दी है, और सिक्किम में भी अब केसर उगाया जाया करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू हुआ था? तो याद रखना श्रीनगर में हुआ था, डल झील में, भारत का सबसे पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1972 में शिमला समझौता किस मुद्दे पर हुआ था? तो 1972 में जो शिमला समझौता है वो कश्मीर मुद्दे पर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध द्रास युद्ध स्मारक किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है प्रसिद्ध द्रास युद्ध स्मारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यानी रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो आपको बता दें रेलवे पुल का निर्माण जो सब दुनिया का सबसे ऊंचा है रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण रियासी जिले में हुआ है। उत्तर जम्मू कश्मीर का एक जिला है रियासी जिला, और जम्मू और कश्मीर में स्थित है ये जिला, और ये चिनाब नदी पर हुआ है। ठीक है, तो याद रखना इसको चिनाब ब्रिज भी कहते हैं। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। अब इस ब्रिज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि यह ब्रिज कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ रहा है, ये बात याद रखनी है। और इस आर्क ब्रिज की लंबाई कितनी है? 1315 मीटर इसकी लंबाई है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर ऊंची है, और इसकी जो आर्क स्पेन है उनकी लंबाई 467 मीटर है, ये बात याद रखनी है। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखनी कि इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी। यह आर्क ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, और इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की दृष्टि से ये वाला पॉइंट उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना वाला पॉइंट, और इस पुल का निर्माण जो किया गया कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इस फैक्ट्स में से आपको अच्छे से याद रखने हैं। पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किसने किया था? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया था। यहाँ ये भी पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये है हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज। देखो ये हमारी कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, और ये रियासी जिला है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर ये बनाया गया है। आपको इसकी लंबाई दिख रही है, ये इसकी ऊंचाई है, कितना शानदार ये बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, इसको आर्क ब्रिज की भी कहते हैं। देखो इस प्रकार ये गोलाई दी है यहाँ पे, फिर इसके ऊपर ये लगाए गए हैं, इसमें स्तंभ लगाए गए हैं, और इन स्तंभों पर इस पुल को मजबूती के साथ रोका गया है। इस प्रकार इस पुल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, कश्मीर की जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं ये उस राज्य की महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं। तो देखो कश्मीर की कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना सबसे पहले दिया गया था कश्मीरी पश्मीना ऊन को दिया गया, फिर कश्मीरी सोजानी कला, कश्मीर पेपर मैसी, कश्मीर अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, खाटबंद, कश्मीरी कालीन, और कश्मीरी का जो अभी हाल ही में दिया गया जीआई टैग केसर को दिया गया है। और ये केसर की लच्छा मोगरा गुच्ची क्या है? वैरायटी हैं, इन वैरायटी को जीआई टैग दिया गया है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, कश्मीर के प्रमुख महोत्सव। कश्मीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख महोत्सव है वो है ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, गुरेज महोत्सव, खेताच मावस महोत्सव। ये चारों के चारों महोत्सव कहाँ होते हैं? फेस्टिवल्स कहाँ होते हैं? कश्मीर में होते हैं। कई बार पूछा भी जाता है कि ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया अभी हाल ही में? कश्मीर में। शिकारा फेस्टिवल कहाँ पे होता है? कश्मीर में। गुरेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? कश्मीर में। खेताच मावस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? कश्मीर में होता है। ये चारों के चारों महोत्सव यानी फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं, चारों कश्मीर से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट, कश्मीर के प्रमुख नृत्य यानी कश्मीर के प्रमुख नृत्य यानी डांस की बात कर रहे हैं हम। तो कश्मीर के जो प्रमुख नृत्यों में आता है कूंद नृत्य, छाजा नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्रो डांस, डोगरी धांगड़ा नृत्य, दमहाल नृत्य, राउफ नृत्य, बामा नगमा नृत्य और डंडी नृत्य। ये क्या है? कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए,
अगले पॉइंट में बस इतना ही है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गई है वीडियो दोस्तों। इस प्रकार इतने सारे हमने फैक्ट्स लिए हैं इस वीडियो में, इस क्लास में आपके लिए, और सारे के सारे फैक्ट्स आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आज की ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को, वीडियो को आपको लाइक करना है। आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी क्लास में, तब तक के लिए